Once again, Sam's class. This time I will complete your chapter number 5, that is acids, bases, and salts. We had read about the acids and bases, the types of acids, that is organic acids and the mineral acids. We had also read about the different types of different examples of mineral acids and also organic acids. We had read about the indicators, bases, and the indicators are of different type. For example, litmus, a natural dye, turmeric, china rose, phenolphthalein, and we also read about the changes they brought in the acids and bases. We had also read about the general properties of acids and the bases. And now I will like to start the topic for today, that is neutralization. So you all know that बेसिस जो हैं वो फिनॉलपथैलीन को पिंक में कन्वर्ट करते हैं. पिंक कलर चेंजेस टू कलरलेस इफ एन एसिड इज एडेड टू इट. अगर आप फिनॉलपथैलीन में पिंक कलर में कोई एसिड ऐड करते हो तो उसका कलर जो होता है द पिंक कलर चेंजेस टू कलरलेस, वो कलरलेस में हो जाएगा. ठीक है, ये क्या कहने का मतलब था, फिनॉलपथैलीन में जब आप बेस डालोगे तो उसका कलर पिंक कलर का हो जाएगा और उसी पिंक में जब आप एसिड डालोगे तो उसका कलर कलरलेस हो जाएगा. उससे कुछ आपको एक्टिविटीज़ के बारे में पता चल रहा है. न्यूट्रलाइजेशन अब यहाँ पर क्या होती है, मैं आपको न्यूट्रलाइजेशन की डेफिनेशन बता दूंगा, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन जब आप नहीं जानोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि न्यूट्रलाइजेशन क्या चीज़ होती है, और न्यूट्रलाइजेशन जानना आपके लिए तभी ज़रूरी है. तो न्यूट्रलाइजेशन क्या होती है, जो रिएक्शन एसिड और बेस के बीच में होती है ताकि वो साल्ट और वाटर बनाए, उसको आप बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन. तो न्यूट्रलाइजेशन इज अ रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर. एसिड्स और बेसिस के बीच में जो रिएक्शन होती है, जो साल्ट और वाटर बनाती है, उसको आप क्या बोलते हो, न्यूट्रलाइजेशन. अब न्यूट्रलाइजेशन हमारे रोज़ के डेली लाइफ में भी होती है, उसके बारे में हम जानेंगे. जैसा आगे पहला आगे इनडाइजेशन. जैसा आप जानते हो हमारे स्टमक जो पेट की वॉल्स होती हैं, पेट के अंदर आपके गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज़ होते हैं और हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी रिलीज़ होता है. गैस्ट्रिक जूसेस क्या करते हैं, हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं. लेकिन जब आप ज़्यादा स्पाइसी खाना खाते हो, ठीक है, ज़्यादा मसालेदार खाना खाते हो, और वो आपके पेट में आपकी वरीज क्रिएट करता है, टेंशन क्रिएट करता है, और स्टमक क्या करता है उस टाइम पे बहुत सारा अमाउंट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रोड्यूस करता है. जब भी आप स्पाइसी खाना खाते हो तो आपके पेट में बहुत ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है, जिसके वजह से आपके पेट में एसिडिटी हो जाती है. ठीक है, उस केस में आपको पेट में जलन फील होती है. ठीक है, और आप खट्टा पानी भी बनता है माउथ में, इसको सॉर इन टेस्ट बोला जाता है. तो ये कंडीशन, इसको आप एसिडिटी बोलते हो या इनडाइजेशन बोलते हो. और इसको अगर आप कंट्रोल ना करो, इफ़ नॉट कंट्रोल्ड, तो क्या हो सकता है, इट कैन डैमेज द वॉल्स ऑफ स्टमक. ये स्टमक की वॉल्स को डैमेज कर सकती है. ठीक है, स्टमक की वॉल्स को डैमेज करेगी तो कहीं ना कहीं आपको ही नुकसान पहुंचेगा. ठीक है, और अल्सर्स भी क्रिएट करती हैं, पेट में छाले पड़ जाते हैं उन लोगों को, मसाला थोड़ा सा भी नहीं खा सकते, उनको पेट में दर्द होती है उससे. सो ये होता है. इस इनडाइजेशन से बचने के लिए डॉक्टर आपको एंटासिड्स की टेबलेट्स या सिरप देता है. अब एंटासिड्स में क्या होता है, इनमें मिल्क बोला जाता है मैग्नीशिया का, जिसको आप बोलते हो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड. दो कंटेंट्स होते हैं जो आपके एंटासिड्स में होते हैं. ये आपके पेट में एसिडिटी ख़त्म कर देते हैं. एक आ गया मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और एक आ गया एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड. ये आपके पेट में जितना ज़्यादा अमाउंट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का बनेगा उसको कंट्रोल कर देंगे, और इस तरीके से आपको एसिडिटी से ये चीज़ दोनों क्या करते हैं, बचाते हैं. ठीक है, ये इसीलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं. और मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर कि बहुत बार बेकिंग सोडा, जिसमें सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, वो भी एसिड से बचाने के लिए यूज़ होता है, क्योंकि बेसिक बेकिंग सोडा जो है वो बेसिक नेचर का होता है और आपके पेट में एसिडिटी को कम कर देता है. तो आपसे अगर कोई भी पूछे कि आपके एसिडिटी को कौन बचा सकता है, तो आप सीधा सा बोलोगे आप एंटासिड्स यूज़ करिए. ठीक है, सो एंटासिड्स में क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. फिर आता है सॉइल ट्रीटमेंट. बहुत बार आपकी जो सॉइल होती है वो न्यूट्रल, प्लांट्स जब भी ग्रो करते हैं तो न्यूट्रल सॉइल में ग्रो करते हैं. दैट मीन्स आपकी सॉइल ना एसिडिक होनी चाहिए ना बेसिक होनी चाहिए, तभी प्लांट ग्रो करेंगे. ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, न्यूट्रल सब्सटेंसेस एसिड्स में, जो आपके सॉइल में न्यूट्रल सब्सटेंस होता है वो एसिडिक हो जाता है, क्योंकि आप बहुत सारे फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हो. सो सॉइल को एसिडिक से बचाने के लिए आप क्या करते हो, अगर
इफ़ द रूट्स ऑफ हार्वेस्टेड क्रॉप्स आर अलाउड टू डिके इन इट, अगर आप रूट्स को ही, क्रॉप्स को, जो रूट्स पेड़ों की, सॉरी जो प्लांट्स होते हैं आपके, जो आपने उगाए होते हैं, फसलें जो उगाई होती हैं, अगर आप उनकी रूट्स को वहीं पर डिके होने दोगे, सड़ने दोगे, सो वो क्या हो जाते, सॉरी यहाँ पर क्या है कि जब भी आप सॉइल में, आप एसिडिक सॉइल में ऐसे प्लांट्स को ग्रो करते हो तो क्या होता है, जो पेड़ होता है उसकी जड़ें वहीं पर सड़ जाती हैं और पेड़ अच्छे तरीके से, जो आपके पौधे होते हैं, क्रॉप्स होती हैं, फसलें, वो सड़ जाती हैं, बहुत सारा नुकसान पहुंचता है किसानों को। ठीक है, दिस इन टर्न रिड्यूसेस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, उसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी भी कम हो जाती है। ठीक है, और इसको कन्वर्ट करने के लिए, आपकी एसिडिक सॉइल को न्यूट्रल सॉइल्स में कन्वर्ट करने के लिए फार्मर क्या करता है, कैल्शियम ऑक्साइड स्प्रे करता है, जिसको आप क्विकलाइम बोलते हो, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी स्प्रे करता है, जिसको आप बोलते हो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये स्प्रे करने से आपकी जो एसिडिक सॉइल होती है वो न्यूट्रलाइज हो जाती है, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, तो आपकी सॉइल दोबारा से न्यूट्रल हो जाती है। तो मैं दोबारा से बताना चाहूँगा, जब भी बड़ी बार क्या होता है, आप अपनी सॉइल्स में फर्टिलाइजर्स को यूज़ करते हो, फर्टिलाइजर्स यूज़ करने से आपकी जो सॉइल होती है उसका एसिडिक नेचर बेसिक में कन्वर्ट हो जाता है, और उसका जो न्यूट्रल नेचर होता है वो एसिडिक में कन्वर्ट हो जाता है। वो एसिडिक सॉइल क्या करती है, जो रूट्स होती हैं हार्वेस्टेड क्रॉप्स की, उनको भी ख़राब कर देती हैं, और अगर वो रूट्स हार्वेस्टेड क्रॉप्स की वहीं पर रह जाएं, डिके करें, तो वो सॉइल की फर्टिलिटी को नुकसान पहुंचाती हैं। इसीलिए फार्मर को क्या करना पड़ता है, स्लेक्ड लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड वहाँ पर क्या करना पड़ता है, स्प्रे करना पड़ता है सॉइल में, जिसकी वजह से जो आपकी एसिडिक सॉइल होती है बेसिक के साथ कन्वर्ट होकर न्यूट्रल सॉइल बन जाती है। ठीक है, कुछ सॉइल्स बेसिक होती हैं नेचर में, तो उन सॉइल्स को न्यूट्रल बनाने के लिए आप ऑर्गेनिक मैन्यूर ऐड करते हो। ठीक है, ऑर्गेनिक मैन्यूर क्या करती है, उस बेसिक नेचर को, सॉइल को न्यूट्रल बना देती है। ठीक है, तो कहने की ये बात थी, एसिडिक सॉइल में आप क्या यूज़ करोगे, बेस, जैसे स्लेक्ड लाइम और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड, और जब आपकी बेसिक सॉइल होगी, बेसिक सॉइल में आप ऑर्गेनिक मैन्यूर को यूज़ करोगे। अब एक और जो हमारी लाइफ में है, होता है फैक्ट्रीज़ का वेस्ट। जो फैक्ट्रीज़ का वेस्ट होता है उसमें बहुत सारे एसिड्स होते हैं, और अगर इन एसिड को हम डायरेक्ट रिवर्स और लेक्स में छोड़ें तो ये फिशेस को नुकसान पहुंचाते हैं। फिशेस के अंदर जो अलग ऑर्गेनिजम्स होंगे, जैसे आ गया क्रोकोडाइल आ गया, क्रोकोडाइल के बाद अगर कोई और ऑर्गेनिजम्स आ गया, ऑक्टोपस आ गया, ऑक्टोपस के बाद टॉर्टोइज आ गया, ये सब हमारे उस इकोसिस्टम के लिए, जो वाटर वाला इकोसिस्टम होता है उसके लिए बड़े ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, तो इनको नुकसान पहुंचाता है। अगर वो ख़त्म हो गए तो फूड चेन को नुकसान ज़रूर पहुंचेगा। तो इस सिचुएशन को प्रिवेंट करने के लिए वेस्ट को लाइम के साथ ट्रीट किया जाता है, ताकि वो क्या हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए। लाइम एक बेसिक सोल्यूशन होता है, तो इस तरीके से सॉइल को न्यूट्रलाइज करा जाता है। ठीक है, ये समझ आया आपको। इंडाइजेशन के केस में मिल्क ऑफ मैग्नीशियम यूज़ करते हैं, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हैं और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हैं। सॉइल ट्रीटमेंट में एसिडिक सोल्यूशन को हम न्यूट्रल बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर कैल्शियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और जब फैक्ट्रीज़ का वेस्ट जो एसिडिक होता है उसको बेसिक बनाने के लिए हम यहाँ पर लाइम यूज़ करते हैं। एक और है, बहुत बार क्या होता है, हमें चींटियाँ काट जाती हैं, या बीज मधुमक्खी काट देती है, या वास्प काट देता है। तो ये सब इंसेक्ट्स क्या होते हैं, ये जब काटते हैं हमें, तो हमारी बॉडी में एक एसिड रिलीज़ करते हैं जिसका नाम है फॉर्मिक एसिड। वो फॉर्मिक एसिड क्या करता है, हमें पेनफुल इरिटेशन कॉज करता है। ठीक है, हमें खुजली होती है, स्वेलिंग होना स्टार्ट हो जाती है, और बहुत ज़्यादा खारिश भी होती है। तो इस इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए फॉर्मिक एसिड को, अगर आप उस स्टिंग में जब काटा हो, सोप से रब करो। ठीक है, सोप से उसको धो, या बेकिंग सॉल्यूशन, बेकिंग सोडा का सॉल्यूशन आप अगर यूज़ करो उसमें, और कैलामाइन सॉल्यूशन यूज़ करो, तो उससे ज़रूर फ़ायदा होता है। कभी भी आपको एलर्जी होगी तो डॉक्टर आपको कैलामाइन सॉल्यूशन ही देगा। ठीक है, इस कैलामाइन सॉल्यूशन में जिंक कार्बोनेट होता है। जिंक कार्बोनेट जो है वो एक बेसिक स्ट्रक्चर है, तो वो क्या करता है, आपके इस इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करके आपको बहुत हद तक पेन से फ़ायदा दिलवाता है, छुटकारा दिलवाता है। ठीक है, तो मेरा कहने का ये मतलब है, अगर कभी भी किसी को कोई चींटी काट जाए, या कोई वास्प काट जाए, या कोई बी काट जाए, तो उसको अगर आप साबुन से धो तो वो ठीक हो जाता है। ठीक होने का मतलब ये नहीं है कि उसी वक्त पूरे तरीके से ठीक हो जाएगा, पर आपको उसका जो इफेक्ट होगा 50% कम ज़रूर होगा। और लास्ट में, प्रिजर्विंग मिल्क फॉर ए शॉर्ट पीरियड। अगर आप दूध को ज़्यादा देर तक बचाना चाहते हो, तो
कैसे बचा सकते हो थोड़ी देर के लिए। सो मिल्क इज़ ब्रॉट टू द सिटीज़ फ्रॉम द विलेजेस बाय द मिल्क वेंडर्स। आप जानते हो कोई भी मिल्क जो गाय वगैरह चराता है वो शहरों में तो उसको पाल नहीं सकता, तो वो गाँव से ही दूध लेके आते हैं, शहरों में बेचते हैं। और इस हॉट क्लाइमेट में जो बैक्टीरिया होता है मिल्क के अंदर, वो बहुत सारा लैक्टिक एसिड क्रिएट करता है, जो आपके मिल्क को मतलब कहीं ना कहीं बोलते हैं ना दूध फट गया, दूध फट सकता है, और वो इसीलिए दूध का बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं मिल्क वेंडर्स को। इस चीज़ से बचने के लिए मिल्क वेंडर्स क्या करते हैं, अगर थोड़ा सा उसमें बेकिंग सोडा ऐड करें तो क्या होता है, उससे लैक्टिक एसिड का जो सोल्यूशन होता है वो थोड़ा सा न्यूट्रलाइज हो जाता है, और दूध जो होता है वो ज़्यादा देर तक, थोड़ी देर तक तो एटलीस्ट 5-6 घंटे जो होते हैं उसके लिए तो दूध बच सकता है। तो इसीलिए वहाँ पर बेकिंग सोडा का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अब मैं आपके लिए एक पिक ऐड कर रहा हूँ, जैसे मैंने आपको बोला था चाइना रोज़, आपको बताऊँगा क्या होता है, और जो बेकिंग सोडा है ये भी बार बार आ रहा है। बेकिंग सोडा के बारे में मैं आपको बताऊँगा, कैलामाइन के बारे में बताऊँगा, ताकि आप उसको अच्छे से जान पहचान सको। ओके, सो जैसे मैंने आपको बताया था कि पहला, जैसे हमने रीडिंग ख़त्म कर दी थी यहाँ पर, मिल्क को कैसे बचाया जाता है, बाय एडिंग सम अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा। और बेकिंग सोडा मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा पहले, जिसकी हमने बात की थी, बेकिंग सोडा कैसा होता है। बेकिंग सोडा हम बेकिंग प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ होता है, जैसे केक्स, मफ़िन्स, ब्रेड वगैरह इसमें यूज़ होता है, ये बेकिंग सोडा होता है, ठीक है। और ये बेकिंग सोडा आपके घरों में बहुत बार यूज़ होता है। सो इस बेकिंग सोडा को जब आप रब करो थोड़ा सा पानी डाल के इसमें, आप अगर आपको कोई चींटी वगैरह ने काटा हुआ तो आप उससे भी वॉश करो तो आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। इस बेकिंग सोडा को दूध में डालने से दूध फटता नहीं है जल्दी, थोड़ा टाइम मिल जाता है 3-4 आवर्स उसके लिए, प्रिजर्वेशन के लिए, क्योंकि उसमें लैक्टिक एसिड जो होता है वो उसका इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो जाता है। और एक और चीज़ जो मैंने आपको बोली थी, कैलामाइन लोशन। कैलामाइन लोशन जो होता है ये भी स्टिंग जब ये हुआ हो तो उस केस में ये यूज़ होता है। और कैलामाइन लोशन से क्या होता है, इसमें जिंक कार्बोनेट प्रेजेंट होता है, तो इसमें तो इसकी स्पेसिफिकेशन तो क्लियर नहीं है, बट जिंक कार्बोनेट जो होता है वो इसको न्यूट्रलाइज कर देता है एसिड को, जो फॉर्मिक एसिड इंसेक्ट्स के काटने से होता है। और एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता था कि वो है चाइना रोज़। बेटा ये सभी ने चाइना रोज़ देखा होगा, और इस तरह से चाइना रोज़ से सॉल्यूशंस इजीली बन सकते हैं। चाइना रोज़ की पेटल्स को आपने क्या करना है, थोड़े से पानी में बॉयल करना है। इन ये जो पेटल्स आप देख रहे हो, पेटल्स थोड़ा सा मार्क कर दूंगा, आप शायद आपको पता ना हो, ये पेटल्स हैं इसकी, ठीक है। कलर में चेंज करूँगा यहाँ पर, ये इसकी पेटल्स हैं, ठीक है। ये इसकी पेटल्स हैं, और ये पेटल्स आपने हैंडफुल ऑफ पेटल्स उठा के आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा अमाउंट इसका गर्म आपने उसको उबालना है। उबालने के बाद उसको ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद इनकी पेटल्स को प्रेस करना है, और उसमें से थोड़ा सा आपने किसी कंटेनर में निकाल देना है, तो वो आपको चाइना रोज़ का सोल्यूशन मिल जाता है, ठीक है। सो आई होप आपको ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा होगा। मेरे को तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, आई होप आपको भी इंटरेस्टिंग लगा होगा। और आप इस चैप्टर को मेरे पढ़ाने के बाद आप खुद से भी रीड करोगे, और जो भी आपको इसकी इंपॉर्टेंट लाइंस मिलेंगी जो मैंने भी अंडरलाइन की हैं, आप भी उसको अंडरलाइन करोगे, और आपको और जो इंपॉर्टेंट लाइंस मिलेंगी आप उसको पढ़ के अंडरलाइन ज़रूर करोगे। एंड आई होप आप मुझसे क्वेश्चंस भी इससे रिलेटेड ज़रूर पूछोगे। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एट क्लास। आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो रहा है।